वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। चैप्टर 11th के अंदर पार्ट 2 में पी ब्लॉक एलिमेंट कल ही हमने कुछ स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेबल की बात की है, उसके कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कस किया है हमने। अब यहाँ पे आज का टॉपिक जो है हमारा ग्रुप 13 से स्टार्ट करना है। जो ग्रुप 13 है जिसको हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं, है ना, तो उसके बारे में कुछ जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे। तो तैयार हो जाओ दोस्तों। बोरॉन फैमिली के अंदर बैंगन है, आलू है, गाजर है और किस में है, थैली में है ना। तो बैंगन आलू गाजर इन थैली, वो आप सबको पता है, ये उसकी फैमिली है। किसकी? बोरॉन की। अब उसके अंदर बोरॉन जो है वो जनरली हम बता सकते हैं इट इज़ अ नॉन मेटल। ओके। दूसरी चीज़, एल्यूमिनियम इज द मेटल। इट इज अ मेटल। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर ऑल्सो अ मेटल। और इसके लिए तो उन्होंने बताया है कि ये एक्सक्लूसिवली मेटालिक कैरेक्टर हैं इनके पास, तो दीज आर ऑल्सो मेटल। तो दोस्तों आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, रेडी। अब आ रही है बोरॉन की बात। तो दोस्तों बोरॉन जो है, ले लेते हैं। बोरॉन जो है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? तो कुछ ऐसे उसके ओर्स हैं जो जमीन में से हमें मिलते हैं। एक है ऑर्थो बोरिक एसिड। दोस्तों आपने बोरिक एसिड नाम सुना है? H3BO3 बोरिक एसिड नाम सुना है? यस, बोरिक पाउडर नाम सुना होगा। तो दैट इज योर बोरिक एसिड। हम ये बोरॉन की जो बात है ना इधर लिखते हैं बगल में, स्पेशली फॉर बोरॉन। तो और कौन से है उसके? तो बोरिक एसिड, इसको वर्ड लिखा जाता है ऑर्थो। ऑर्थो का मीनिंग ये होता है एक बोरॉन है इसीलिए ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। दूसरा है बोरेक्स, समझ लेना, दूसरा है बोरेक्स। और तीसरा है कार्नलाइट, कार्नाइट, कार्नाइट, कैरनाइट। तो ये जो है उसके फॉर्मूला अगर मैं लिख के दूं आपको, ना बी ओ, बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक है ये, ना बी ओ 247, AK-47 तो नाम सुना है ना, यहाँ पे 247 10H2O। और कार्नाइट के अंदर ना बी ओ 247 4H2O। तो दोस्तों ये दो डिफरेंट डिफरेंट ओर्स है जो हमें, देखो इंडिया में कहाँ से मिलते हैं, तो लिखा हुआ है पूगा वैली, है ना, एंड सांभर सरोवर इन राजस्थान, तो वहाँ पे मिलते हैं। द अबंडेंस ऑफ बोरॉन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 0.0001% बाय मास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबंडेंस कितना है,
तो इट इज़ 0 पॉइंट लेस देन दिस, इससे भी कम है, मतलब बहुत कम बोरॉन मिलता है हमें। और उसके कुछ आइसोटॉप्स है दोस्तों, किसके? बोरॉन का। आइसोटॉप का मीनिंग क्या होता है? बोरॉन का ही भाई हो, बोरॉन 10 होता है ना, और उसके साथ उसका भाई बोरॉन 11 भी मिलता है हमें। तो बोरॉन 10 जो है वो 19% एंड बोरॉन 10 जो है वो 81% दुनिया में मिलता है हमें। टोटल जो बोरॉन है ना, उसमें से 81% 11 वाला, जो हमारा एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं मास, एटॉमिक मास, आपने वो लिस्ट बनाया होगा तो बोरॉन का एटॉमिक मास 11 आया होगा। तो दैट इज इट्स proportion ऑफ दैट 11 इज द मोर। सो एवरेज अगर एटॉमिक मास फाइंड करेंगे तो 11 से नज़दीक जाता है। चलो आगे जा रहे हैं, ये हो गई बात ख़त्म दोस्तों। अब आ रहा है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसा है दोस्तों? मोस्ट अबंडेंस मेटल के अंदर मोस्ट, सबसे पहला नंबर है मेटल में। कोई पूछेगा कि पूरे वर्ल्ड में, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है? वो है हमारा एल्यूमिनियम। दोस्तों याद रखना। और ये कितना परसेंटेज मिलता है पता है? 8.3% बाय मास, है ना, कि भाई ये जो है वो 8.3% हमें एल्यूमिनियम मिलता है। यहाँ पे आपको बताया है फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट एटम जो हम बोलते हैं वो है ऑक्सीजन, और सेकंड नंबर किसका आता है दोस्तों? सेकंड जो एलिमेंट है वो सिलिकॉन, एंड थर्ड नंबर किसका आता है? एल्यूमिनियम। तो इस तरह से हमें ये सब लोग मिलते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, परसेंटेज भी दिए है पूरे वर्ल्ड में। अगर बाय मास फाइंड करोगे तो ऑक्सीजन कितने परसेंट मिलता है? 46 अराउंड मिलता है, मतलब 45.5%। एंड सिलिकॉन जो है वो कुछ मिल रहा है 27.7%। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो मेटल में सबसे पहला, और एलिमेंट के अंदर सबसे थर्ड नंबर। ये कभी कभी क्लू के हिसाब से आपको ऐसे कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं कि भाई परसेंटेज वाइज किसका अबंडेंस ज़्यादा है, या तो ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि किसका ज़्यादा अबंडेंस है, लेकिन ऐसा इनडायरेक्टली बोलेंगे कि ऐसा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे मिलेगा या तो यूज़ होगा कि जिसका अबंडेंस सबसे ज़्यादा हो। कोई क्वेश्चन में एज अ क्लू ऐसा कुछ ना कुछ रखा जाता है। अब उसके और कौन से हैं, तो वो तो हमें पता है। सबसे पहला तो बॉक्साइट है, Al2O3 2H2O, दैट इज द बॉक्साइट का फॉर्मूला। क्रायोलाइट नाम सुना है? यस, Na3Al6 NLF, ऐसा याद रखो, NLF क्रायोलाइट। तो these are the important mineral। and also माइका, माइका बोलो, मीका बोलो, जो बोल रहे हैं वो बोलो। तो these are the, माइका का फॉर्मूला हमें नहीं दिया है, ध्यान में रखना भी ज़रूरी नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट ये सब जो है these are the और ऑफ एल्यूमिनियम। दिख रहा है इसके अंदर एल्यूमिनियम आपको, है दोस्तों? सर ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम। मीका का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है जिसमें एल्यूमिनियम होता है। मीका कहाँ मिलता है? देखो,
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में मिलता है और जम्मू में। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर लेस अबंडेंस एलिमेंट इन द नेचर। कौन बचा अभी? ये तीन, लेस अबंडेंस इन नेचर। दोस्तों ये बहुत कम मिलता है। अब एक आया नेशनल हाईवे NH, निहोनियम, है ना, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। मास हमको याद रखना है 286। ओके, यस। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं सबका आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे, इसीलिए आपको रट्टा न मारना पड़े कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है। दूसरी चीज़, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। इसका अमाउंट बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल अमाउंट है, इसीलिए उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है और हाफ लाइफ टाइम इज ऑलमोस्ट 20 सेकंड। अब सोचो 20 सेकंड में ये हाफ हो जाता है, तो कुछ भी इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको टाइम मिलेगा ज़्यादा? नहीं मिलेगा। इसीलिए इसकी केमिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड अभी तक नहीं हुई, सिर्फ ऐसा एक एलिमेंट है ऐसा आपको बोला है, इसका कोई केमिस्ट्री में क्या कोई दूसरा रोल नहीं दिया। निहोनियम इज अ सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। हियर atomic, physical and chemical property of element of this group living निहोनियम are discussed below। चलो ओके दोस्तों, तो ये चीज़ होती है दोस्तों इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। टेक अ स्क्रीनशॉट दोस्तों। ओके, चलो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड है ना हमारा, तो दोस्तों एक चीज़ याद रख लेना लाइफ टाइम के लिए, सारे ग्रुप के लिए 13 to 18 के लिए, आपको मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली ऑन नेशनल हाईवे, निहोनियम, निहोनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसमें 8 ऐड किए तो ये बन गया 13, इसमें अभी 18 ऐड करने हैं, 8 और 18 तो कितना हुआ, ऑलमोस्ट इट्स अ 31, हाँ, यस यस, एंड इसमें 18 ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 49, और इसमें 32 ऐड कर रहे हैं तो आई थिंक ये हो जाएगा 81, और उसमें 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113। कभी कभी ये सर ये 88 था ऊपर तो यहाँ पे क्या ऐसा कर लिया, वो फर्स्ट ग्रुप था जो आगे पढ़ रहे थे, सेकंड ग्रुप था, और उसके बीच में पूरा एक बड़ा समूह आ गया, कौन सा, 10 एलिमेंट वाला, डी ब्लॉक का, इसीलिए सेकंड एलिमेंट के बाद 18 हमें ऐड करने रहते हैं उसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ड्रॉ की जाती है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनर्ट गैसेस डालने होते हैं। चलो इनर्ट गैसेस में कौन कौन है दोस्तों, ये नियॉन, अरे कर, जे, रेडन। चलो समझ में आया, ये समझ में आया दोस्तों, नहीं आया, आया, वेरी गुड। अब
आपको कुछ भी यहाँ पे 2-3 बार ऐसे समझ के करोगे तो फिर ये किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एनी टाइम इंस्टेंटली ड्रॉ कर पाओगे। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर, अब हम देख रहे हैं इधर, इसमें ऑर्बिटल आती है sp sp। चलो पहले दो एलिमेंट में कौन सी ऑर्बिटल्स आती हैं? sp sp। दूसरे दो में मतलब उसके बाद 3 और 4 में dsp dsp। चलो, और तीसरे दो में मतलब कि 5 और 6 के अंदर आपकी आती है f d s p f d s p। चलो ओके दोस्तों, एफ डी एस पी ही लिखना है, आगे डी पीछे एफ ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे आप टोटल 113 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर रहे हैं तो आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी में ही जाना चाहिए, तो वो पी में जाने के लिए ये सारी चीज़ भरी हुई होनी चाहिए। चलो ये तो समझ में आ गया। अब आपको पता है कि ये 13 ग्रुप है, उसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP1 है कि नहीं? अगर ये NH2NP1 है तो इसको 2 और इसको 1 करूंगा तो चलेगा दोस्तों? ऐसा थोड़ी चलेगा सर। यस, अब चलेगा। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। सिर्फ S एंड P को हमने फिलअप कर लिया है। ओके, तो उसके अंदर वाली D है, D अंदर है कि बाहर है, और F भी अंदर है, तो वो कैसी होगी? फुल फिल भरी हुई होगी। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो आप लोग? लिख के बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। चलो समझ में आ रहा है। अब बचा कौन? F। F में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? तो सर F में 14 भर सकते हैं, क्योंकि उसकी सब ऑर्बिटल आपने कल ही बताया था हमें 7 होती है। चलो रेडी। अब हमें आगे बढ़ना है किसमें कि भाई ये S है लेकिन कौन से ऑर्बिट में है? पहले वाले में। तो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, सेकेंड पीरियड है बोरॉन वाला, तो सेकेंड पीरियड में 2s एंड 2p, थर्ड पीरियड में 3s एंड 3p, फोर्थ पीरियड में 4s एंड 4p, फिफ्थ पीरियड में 5s एंड 5p, सिक्स पीरियड में 6s एंड 6p, सेवन पीरियड में 7s एंड 7p आएगा। अब D एंड F के लिए क्या आएगा? आएगा, मजा आएगा। तो अब अगर ये D है ना दोस्तों, ये 4 है तो D 4 का नहीं होता, एक कम होगा यहाँ पे, D ऑलवेज -1 होता है, तो यहाँ पे 3D आता है, तो यहाँ पे 5s है तो यहाँ पे 4D आएगा, यहाँ पे 6s है तो यहाँ पे 5D आएगा, यहाँ पे 7s है तो यहाँ पे 6D आएगा। D ऑलवेज -1 आता है, तो F कितना आता है? तो वो -2 आता है, क्योंकि वो तो बहुत अंदर होता है। इसीलिए हम F के लिए कोई और कलर यूज करते हैं। इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं 4f 5f। रेडी दोस्तों?
तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। तो क्या याद रखना है, लेवल वाइज अगर स्टेप वाइज सोचोगे तो सर हमें एसपी याद रखना है, डीएसपी एंड एफडीएसपी। इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना है, वो तो याद ही है ना। और हीलियम से लेके रेडन तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सबको हमें ऑर्डरली समझना है। ओके, तो उस हिसाब से हमें जाना है। अगर आपको डिसाइड करना है कि इतने इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, तो उसके लिए ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता है, उसके लिए मुझे अलग लेना पड़ेगा, काम करना। तो चलो, हीलियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर नियॉन उसमें 8 ऐड किए 10, फिर 18 ऐड किए, है ना, तो कितने हो गए हैं, सारे ये 18 होता है। और इसमें 18 ऐड करेंगे क्योंकि ये तो लास्ट है ना, इसीलिए वो उसमें तो डायरेक्ट वही आएगा, सबसे ख़त्म हो जाने के बाद आ रहा है इसीलिए। फिर उसमें 18 ऐड होगा 36, और उसमें 18 ऐड होगा तो कितना होगा 54 आता है ना शायद, 54। एंड उसमें अगर आप 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा, यस यस यस, कितना आया 86। चलो ये 86 एंड 14 कितने हो जाएंगे 100, एंड 10 कितने हो जाएंगे 110, 11, 12 एंड 13। ऐसा आप सोच के समझ सकते हो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कभी भी आप लोग ड्रॉ करते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ऐसे ही समझा करो दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। अब मैंने अगर सपोज आपको पूछ लिया कि 14 ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, सेम, लेकिन 2p1 है उसकी जगह क्या होगा 2p2, 2p2 14 ग्रुप के लिए ये 13 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आएगा ना, और 3p2, 4p2, 5p2, 6p2 एंड 7p2। 15 ग्रुप के लिए 3 3 3 3 3 18, ऐसा ही रहेगा सब में, समझ में आया। 19 एंड 20 के लिए 20 ग्रुप आता है, चलो नहीं आता दोस्तों। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आता है एटॉमिक रेडियस। तो दोस्तों एटॉमिक रेडियस के बारे में हम ज़्यादातर तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही आपको बताएंगे कि इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो स्लोली क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली के अंदर, चलो ये एल्यूमिनियम बढ़ गया, फिर वापस गैलियम में क्या हुआ, कम हुआ, एंड देन वो इंक्रीज हो रहा है। चलो ये है एटॉमिक रेडियस। एक्चुअली तो हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस जो है बोरॉन से एल्यूमिनियम का ज़्यादा, थोड़ा गैलियम का कम हुआ, लेकिन वो और बढ़ गया एंड और बढ़ गया। दिस इज द एटॉमिक रेडियस। चलो ओके दोस्तों, क्लियर है। अब जा रहे हैं हम अच्छा, आपको क्वेश्चन होगा कि भैया गैलियम जो है उसका लेस क्यों है। तो गैलियम के अंदर ये डी ऑर्बिटल जो आई ना, ये वाली डी, इसकी वजह से उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है।
और ड्यू टू दैट इट्स साइज बिकम लेस। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है ना उतनी साइज बढ़ती है, क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू D10 लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, तो ये आपको रीज़न उधर समझना है और समझाना भी है। किसी का भी कितनी साइज़ है उसकी वैल्यू याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कौन ज़्यादा कौन कम वो याद रखना बहुत आवश्यक है। अब आ रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दोस्तों, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है वो तो आपने सुना ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने की टेंडेंसी, उसको क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोस्तों, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, इसका डिफरेंस कितना है? देखो दोस्तों, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये पेन मुझे लग रहा है ना थोड़ा लाइट लग रहा है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज सबसे ज़्यादा। फिर एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए हम बोलेंगे लेस देन। यस, गैलियम का थोड़ा ज़्यादा होगा। और आगे देखेंगे तो वापस ये क्या होगा, इंडियम का बढ़ेगा, सॉरी गैलियम का बढ़ेगा, इंडियम का कम होगा। एंड लास्ट में थैलियम Tl का थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब दोस्तों, ऐसा होने का रीज़न क्या है? तो इसको हम गलघल याद रखेंगे। घल घल क्या है? गलघल का मतलब ग्रेटर का घ, लेस का ल, ग्रेटर का घ, लेस का ल। तो गलघल याद रखोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। ओके, चलो अब यहाँ पे इसका रीज़न क्या है? चलो ये तो समझ में आ गया कि इसकी तो साइज़ छोटी है इसीलिए ये तो बोरॉन की सबसे ज़्यादा है और एल्यूमिनियम उससे कम है। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये ऊपर वाला रीज़न ही है, कम है तो इसका साइज़ छोटी है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। चलो हो गया। लेकिन अब इंडियम का वापस कम क्यों हुआ? क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है और उसके अंदर डी के साथ एफ ऑर्बिटल भी है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इसकी बढ़ती है। लेकिन थेलियम में वापस ज़्यादा क्यों हो गया? मतलब उसकी साइज़ तो बड़ी है, फिर भी बड़ा क्यों? तो यहाँ पे दो रीज़न यहाँ पे दिखाए जाएंगे आपको कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ साथ उसका जो अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से, वो दोनों चीज़ों में अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाती है, समझ लेना, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाती है तो आप बोल सकते हो कि उसकी साइज़ कम हो जाएगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ऐसा ही किसमें हुआ है? 5f ऑर्बिटल वाला थेलिया, सॉरी 4f ऑर्बिटल वाला थेलियम के अंदर एफ एंड डी की वजह से दोनों प्रेजेंट, यहाँ पे इंडियम में सिर्फ डी प्रेजेंट है ना। हाँ, तो इसकी वजह से इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। दो चीज़ में इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज, दो चीज़ है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? इज ग्रेटर देन दिस। तो यहाँ पे कौन बढ़ गया ये बताओ आप लोग मुझे। इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया।
अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो क्या होगा, एट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और एट्रैक्शन बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर, और इसीलिए क्या हुआ, इसका कम हो गया। चलो आगे, दूसरी चीज इसके अंदर ऐसा लिखा है, डेल्टा IH1 इज लेस देन डेल्टा IH2 इज लेस देन डेल्टा IH3। इसका क्या मीनिंग होगा, I का मतलब है आयोनाइजेशन और H का मतलब है एंथैल्पी। तो दोस्तों 1 का मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट is less than second ionization enthalpy is less than third ionization enthalpy। क्या ये सही है दोस्तों? और ये सही भी है, और हम बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए ये सही है। बच्चों समझ में आ रहा है? तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए। क्लियर? उसके बाद आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों बैंगन है, आलू है, गाजर है, इन थैली है, तो आपको पता है कि भाई डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, अगर आप बोरॉन से एल्यूमिनियम की ओर जाओगे तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो किसकी ज़्यादा है दोस्तों, किसका ज़्यादा है, बोरॉन का। फिर धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो कि भाई ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ इसमें। उसका रीज़न क्या दिया, साइज इंक्रीज। समझ में आया? धीरे धीरे साइज इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ आप लोग ये टेबल के अंदर भी देख सकते हो, जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। टेक अ स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलो ये टेबल आपके सामने है। एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, एटॉमिक मास याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने देख लिया, रेडियस भी देख लिया। आयोनिक रेडियस ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे, समझ में आया? लेकिन मेटालिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रहा है, मतलब वो थोड़ा सा इरेग्युलर है। फिर आया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आयोनिक रेडियस के बारे में अगर आपको पूछा है तो आप क्या ऑर्डर लिखोगे, बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम इज लेस देन इंडियम इज लेस देन थैलियम। और एटॉमिक रेडियस आएगा तो वही है, बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम इज लेस देन इंडियम इज लेस देन थैलियम। अब दूसरी चीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आपने देख ली, गलगल ये ग्रेटर, फिर ये लेस, ये ग्रेटर और ये लेस, ऐसा हो रहा है देखो तो फर्स्ट वाली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखो किसी में भी आप जाओ इंक्रीज हो रही है ना? थर्ड वाली तो भूखा निकाल देगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से 1.5 वो सीधा कम हुआ, लेकिन देखो ग्रेजुअली 1.6 1.7 एंड 1.8 वो इंक्रीज हुआ। डेंसिटी तो ऑलवेज इंक्रीज, डेंसिटी always increase when you move from top to bottom in a group। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा वेरिएशन रहता है दोस्तों,
कि भाई देखो बोरॉन का तो सबसे ज़्यादा इसीलिए है कि वो सबसे हार्ड है, सबसे छोटा भी है और सबसे हार्ड भी है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली डिक्रीज, देखो डिक्रीज 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 डिक्रीज, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो ग्रेटर एंड ग्रेटर, फिर लेस एंड लेस, घ घ ल ल। समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या लिखोगे? घ घ ल ल। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या लिखोगे? गल गल। ओके, तो ये वर्ड्स जो है वो आपको समझने हैं, ध्यान में रखने हैं, मज़ा आ जाएगा इसके अंदर। फिर आता है E0V। बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो क्या लिखोगे? मज़ा आएगा ना, लेस देन ही है। पोटेंशियल अगर M+3 से M बन रहा है, देख सकता है ना आपको, M+3 से M बन रहा है तो पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो -1.66, -1.56, -0.34, तो ऐसे वो इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट में M+ से M बनाने के लिए 0.55 ये प्लस में है, -0.79 अगर एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में ये गैलियम माइनस ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा इरेगुलर है, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो ये सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी वो शायद आपका ओमिट किया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम फटाफट देख लेते हैं। बोरॉन नॉन मेटालिक नेचर, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, ब्लैक कलर्ड सॉलिड, हार्ड भी है, कार्बन के जैसा ब्लैक है, देख ला दोस्तों, क्योंकि उसका पड़ोसी है ना। इट एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रॉप्स, बोरॉन के पास भी एलोट्रॉप तो होते हैं। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटाइस, बोरॉन हैज़ अ अनसिमेट्रिकल हाई मेल्टिंग पॉइंट। Rest of the members are soft metal with low melting point. Rest of the metals are कैसे है? सॉफ्ट है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, वो तो हमें दिख रहा है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट गैलियम विद द अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम के पास मेल्टिंग पॉइंट कैसा है दोस्तों? लो है। कुड एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट कितना? ये भाई ये समर में कैसा दिखता है? लिक्विड दिखता है ना, यस, ये याद रखना। एंड हाई टेम्परेचर density of the element increase down to group from boron to थैलियम। चलो ओके, फिर आ रही है केमिकल प्रॉपर्टी। चलो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर उसके स्पेसिफिकली सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं। हमने शायद ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सबसे पहले ऑलरेडी पता कर लिया है। आपको पता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम को कोई पूछेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? प्लस हो सकता है सर। यस, प्लस ही होता है, इसका +3 है दोस्तों, ये दोनों का +3 एंड +3 होता है। और उसके बाद इन सब का क्या होता है? तो दे ऑल्सो पसेस +3 एज वेल एज +1। कल हमने बताया था NH2NP1 इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसा कुछ बताया था आपको, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे
तो NH2NP1 जो है, तो ये 1 के अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे तो क्या लिख सकते हो इधर, अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो S के इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और उसकी वजह से ये नहीं निकल रहा है इजीली। तो आपको पता है स्टेबिलिटी +3 इंक्रीज, सॉरी +3 डिक्रीज एंड +1 इंक्रीज, वो तो पता चला। यस, ये ऐसे आप लोग समझ सकते हैं क्या? यस, कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह क्या रहेगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको, वो ध्यान में रखना है। तो +1 का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये तीनों में +1 स्टेबल है सबसे ज़्यादा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे जा रहे हैं। अच्छा, उसका रीज़न एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो थोड़ा समझ में और ज़्यादा आ जाएगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम considerably decrease and it's therefore able to form a Al+3 ion. In fact, aluminium is highly इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एल्यूमिनियम कैसा है दोस्तों? इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, मतलब वो ऑलवेज +1 बनाता है, प्लस बनाता है इन शॉर्ट। हाउएवर डाउन अ ग्रुप ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट इन इंटरवेनिंग वेनिंग ऑफ डी एंड एफ। अब देखो डी एंड एफ आने की वजह से क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट में डिफरेंस आ जाता है, और क्या होता है, पुअर हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। द इंक्रीज द इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज होल्ड NS इलेक्ट्रॉन। ये सब में क्या होता है, डी एंड एफ की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट बिकम लेस, शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाती है। अब अगर शिल्डिंग इफेक्ट कम हो गई तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो 2s जो है NS है उसको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना। और इसीलिए देखो होल्ड NS, उसको वो NS को क्या करता है, वो होल्ड करता है टाइटली, और रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए वो पेयर के इलेक्ट्रॉन वो इजीली नहीं रिमूव कर सकते। कौन? एल्यूमिनियम के बाद वाले। देन thereby restricting their participation in the boiling. As a result of this, only p orbital electron may be involved in bonding. p orbital ही कहाँ पे यूज होते हैं? बॉन्डिंग में होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना वो तो। In fact, in a gallium, thallium, indium, both +1 and +3 oxidation state are observed. The relative stability of +1 oxidation state is progressively increased from heavier element for heavier element. तो ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी ऑफ +1 चार्ज, ये जो लास्ट ऑर्डर मिला ना हमें, वो दूसरा दोस्तों, उसका रीज़न क्या हुआ समझ में आया? डी एंड, कोई पूछेगा कि इसका +1 एंड +3 है और +1 ही क्यों स्टेबल है नीचे के एलिमेंट का, तो आपको बताना है कि वो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास भरे पड़े हैं कौन? डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से भरे हैं, और वो जो है उसकी वजह से शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाती है। इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट ये दोनों में क्या है, अपोजिट नेचर है दोनों का, और इसीलिए शिल्डिंग इफेक्ट कम हो गई तो समझ लो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो समझ लो अट्रैक्शन बढ़ गया। तो NS जो है वही, मतलब S ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल में से S जो है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस से नज़दीक होता है, और इसीलिए उसका अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। तो क्या होता है,
Yes, yes. Whereas the oxidation state is highly oxidizing in character, क्योंकि +3 तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है ना, क्योंकि वो पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं आउटर शेल में, वैलेंस शेल में, और इसीलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. द कंपाउंड in which in +1 oxidation state as expect from energy consideration are more ionic than those of +3. +1 एंड +3 ये दोनों में से कौन से कंपाउंड ज़्यादा आयोनिक होंगे? तो हम कह सकते हैं दे आर +1. क्यों? यस, क्योंकि वो लोग जो है वो किसी के भी साथ भी रिएक्शन करेंगे तो उसका स्टेट जो है वो +1 ज़्यादा स्टेबल है ना, वो इजीली +1 बनने के ट्राई में ज़्यादा रहते हैं. वो मतलब नीचे वाले जो है वो ज़्यादा आयोनिक रहते हैं. देखो, इन द ट्राईवेलेंट स्टेट ऑफ, ट्राईवेलेंट स्टेट मतलब क्या? वैलेंसी ट्राई मतलब +3. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन around the central atom in the molecule of the compounds of this element for example boron in Bf3 will be only 6. मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अगर ये बोरॉन ने Bf3 बनाया तो वैसे भी बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. अब इसके पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है बी के पास, इसीलिए इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की. और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके क्या बनेगा? बिहेव लाइक अ लेविस एसिड. भूल गए डेफिनेशन? एसिड का डेफिनेशन लेविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर. अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करता है तो वो है बेस, और गेन करता है तो एसिड. तो वही वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है. द टेंडेंसी टू बिहेव एज अ लेविस एसिड डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग द साइज. भाई अब बोरॉन का तो है, लेकिन ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, इसीलिए लेविस एसिड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है. एंड सो thus the tendency to behave a Lewis acid decrease with the increase in the size down the group. BCl3 easily accept a lone pair, ये तो पता है, of the electron and ammonia to form this. ये नाम सुना है आपने कि अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो बोरॉन को देगी, उसके साथ जुड़ के ऐसा प्लेनर में से ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल शेप बना देता है. ये तो पता चला ना. और ये जो बॉन्ड बना ना दोस्तों, अमोनिया ने बोरॉन के साथ बनाया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बनता है. अब AlCl3 दिया आपको. दोस्तों ऐसा सोचो कि जो मैं ग्रीन बॉन्ड दिखा रहा हूं, कौन सा? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये 3 बॉन्ड AlCl3 के हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन अब ये चौथा जो बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम रेड कलर कर रहे हैं, है ना, तो ये कैसे बना? तो एल्यूमिनियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, याद रखना.
और यहाँ पे ये जो चौथा क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को दिया है। यहाँ पे भी क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को देके ऐसे बॉन्ड बनाया है और उसका जो लेंथ है बॉन्ड लेंथ Al और Cl का 206 बॉन्ड एंगल 101 79 118 और 221 सारे बॉन्ड एंगल आपको ध्यान में रखने हैं। In trivalent state, most of the compound being covalent are hydrolyzed in water. ये कोवेलेंट जो कंपाउंड बन रहे हैं वो पानी में क्या होंगे? हाइड्रोलाइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यस दोस्तों, ट्राइक्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल। भाई इसका रिएक्शन मैं आपको समझा सकता हूँ ऐसे, अगर आपका ट्राई हेलाइड है या तो क्लोराइड है, उसको आपने पानी में डाला तो आपको ये क्या देगा? M स्पीसीज। है सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, मतलब बोरॉन है ना, बोरॉन ट्राइक्लोराइड पानी के साथ रिएक्ट करके बोरॉन का ऐसा कंपाउंड बना सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम अगर ट्राइक्लोराइड आपने लिया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके AlH2O AlH2O6 +3 ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अभी आया CN कोऑर्डिनेशन नंबर, नाम सुना है ना, कल ही हमने समझा था। एल्यूमिनियम का कितना है? CX का 6, बोरॉन का कितना हुआ? 4। ख्याल आया? तो अगर इसमें 6 मिल रहा है, इसका रीज़न क्या? बिकॉज d ऑर्बिटल प्रेजेंट, और बिकॉज 4 ही क्यों मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि d ऑर्बिटल एब्सेंट। समझ में आया? अच्छा, एक बच्चे को क्वेश्चन होता है कि इसमें थोड़ी d ऑर्बिटल होती है, तो बता देता हूँ मैं। 13 1s2 2s2 2p6 10 3s2 3p1 d है इसमें। अब देखो इधर ट्रेन के डिब्बे के साथ जोड़ देते हैं हम, 1s 2s 2p 3s 3p एंड 3d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3d 0 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें जा सकता है, इसीलिए ये d जो है वो इसके पास होता है लेकिन खाली होता है। सो इट हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 6। और इसीलिए तो आपको पता है कि भाई देखो ना, दिस कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ 3d ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन एल्यूमिनियम एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन याद रख लो, MCQ है, sp3d2। sp3d2 बनता है और इसके अंदर ये टेट्राहेड्रल शेप आया ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनता है। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।